नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 12 दिनों के अंदर पूरा आईआईटी का जितना पीवाईक्यू है 2017 से लेके 25 तक सभी को सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिले तो आप कभी ऐसा मत समझना कि वो वैल्यूएबल नहीं है। यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस, जो कि कई पेड कोर्सेज से अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोई भी पेड बैच लेते हो आईआईटी के लिए, तो उसमें एक फायदा के तौर पे ये बताया जाता है कि आपको पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बच्चों की जरूरत है तो क्यों ना इसे फ्री कर दिया जाए, क्यों ना इसे फ्री में यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया जाए। तो ठीक इसी बात को लेके मैंने ये स्टार्ट किया 2017 से लेके 2025 तक सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊंगा। और एक बात कि मुझे पता है अगर व्यूज कम भी आते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर वो सब वीडियो देखते हैं, कट ऑफ वाली, स्ट्रेटेजी वाली, रोड मैप वाली, ये सब वीडियो लोग कम देखते हैं। लेकिन मैं भी पहले सोचा करता था कि एक शिक्षक एक पूरी सीरीज कंप्लीट कैसे करा देता है। जब मैंने अब पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि चाहे उसकी वीडियो दो बच्चे ही क्यों ना देखें, उन दो बच्चों के खातिर वो पूरी सीरीज कंप्लीट कराता है, क्योंकि वो एक शिक्षक होता है। और जब उसने ठान लिया और उसने जब प्रण कर लिया तो कर लिया, अब वो कंप्लीट कराएगा, यानी उसने ठान लिया। तो ठीक उसी चीज को लेके अब मैंने भी ठान लिया कि मैं पूरे आईआईटी का पीवाईक्यू 2017 से लेके 25 तक सॉल्व कराऊंगा, तो कराऊंगा। तो आज एक मैं शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा इस वीडियो को। मंजिलें लाख कठिन नाए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिन नाए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो 2025 हम लोग चलेंगे, 25, 24, 23 ऐसे 17 तक जाएंगे। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मोस्ट वेटेज टॉपिक चैप्टर में से आते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। ए दिया हुआ है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स ए इज सिमेट्रिक। तो हम किसी मैट्रिक को सिमेट्रिक कब कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपके मान लिया डायगोनल एलिमेंट है, ये आपके हैं डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ पे जो एंट्री आएगी, ये ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, ये बी होगा तो यहाँ भी बी होगा, और ये सी होगा तो यहाँ भी सी होगा। अगर ये मैट्रिक्स आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये है 3, एक 3x3 मैट्रिक्स की सारी पोजीशन मैंने लिख दी। तो इसमें क्या होता है कि आपके डायगोनल एलिमेंट जो हैं, ये कुछ भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए ए, सपोज ये ए है तो यहाँ पे भी वो एलिमेंट होना चाहिए। ये बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, ये सी है तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए। इसका मतलब कि दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम के दूसरा एलिमेंट बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। यही होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री बराबर होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि -1 के बराबर है। अब आप यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स कॉस एक्स के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कॉस एक्स। और यहाँ आप देखो 25 के बराबर ऑलरेडी है। तो हमें जस्ट इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी x की वैल्यू आ सकती है। यहाँ बोल रहा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है। नहीं, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप ग्राफ की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को देख के आप डरा मत कीजिए कि भाई इसमें अलजेब्रा भी पूछ दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन टफ है। नहीं, ये ही क्वेश्चन बेसिक होते हैं जिनमें सारे चैप्टर के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो पहले आप cos x का ग्राफ बनाइए। cos x, ये हो गया आपका cos x। cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 से शिफ्ट कर देंगे ऊपर। ये अब ये हमने बनाया कॉस एक्स का ग्राफ, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है।
और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं और इनकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1। दोनों बराबर हो रहे हैं और इनकी वैल्यू हो रही है 1। तो हमारे जो x की वैल्यू है वो है 0, और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी कितनी x की वैल्यू ऐसी आई जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई, तो वो वैल्यू है सिर्फ, नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगी 1, और वो वैल्यू थी 0। ठीक, चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा गया था, तो 2025 में मैट्रिक डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। अब जब 15 में 2 क्वेश्चन यहीं से आ जा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कितना हाई वेटेज है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत इजी सवाल में से एक है। तो 3x-1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है -31 से 29 के बीच है और 29 पे इक्वलिटी लगा हुआ है। तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करो, 5 इंटू 3x-1 माइनस इंटू -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 29 -31, 15x -5 प्लस 4, आपको 15x -5 प्लस 4 -1, 29 -31, 15x। अब दोनों तरफ +1 ऐड कर दो तो इधर हो जाएगा आपका 30, इधर हो जाएगा आपका -30। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 से 2 के बीच। तो ये जो x की वैल्यू है हमारी -2 से 2 के बीच, और यहाँ 2 इंक्लूड है, तो 2 के पास हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये और आसान क्वेश्चन था। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बेस है हमारे फंक्शन और मैट्रिक्स को मिक्स करके बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे। तो मैं आपको थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं। तो आपको रिलेशन दिया रहेगा, जैसे ये रिलेशन आपको दिया है ए कॉमा बी, और बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर में मान लेता हूँ के। तो ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब कहेंगे हम, पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव इस रिलेशन को हम तब कहेंगे जब इस ए कॉमा बी की जगह अगर आपने ए कॉमा ए रखा, और तब भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो आप यहाँ देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। तो आप इसको क्या करोगे, बी की जगह हमने ए रखना है, क्योंकि यहाँ ए भी था तो अब ए आ गया, यानी बी की जगह ए रखना है। तो मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए क्या होता है, 0। तो ये क्या है, एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव, या दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए कॉमा ए चेक करना पड़ता है, और सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ बता देता हूँ। सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो हम देख सकते हैं ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, उस इंटीजर को मान लिया मैंने के। तो अब हमें कमेंट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए भी क्या किसी इंटीजर के बराबर होगा। तो ये कैसे कमेंट करेंगे, आइए। इस डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। अब इस -1 को क्या हम बाहर निकल सकते हैं, और डिटर्मिनेंट से जब कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो वो उस ऑर्डर को लेके पावर में बाहर निकलता है जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है। तो अभी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 3। तो -1⁻³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या है, के है, -1 × के = -k। तो क्या माइनस के इंटीजर है, जब के इंटीजर था तो माइनस के भी तो इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग टू आर था तो ये हमें कंडीशन दी हुई थी। अगर ए बी बिलोंग टू, ये हमने अज्यूम किया कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, तो और हमें सिमेट्रिकली दिखाना होता है कि बी ए बिलोंग टू आर हुआ, तभी हम कहेंगे कि हाँ वो सिमेट्रिक था। तो ए बी बिलोंग टू आर इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इंटीजर होगा, और बी ए बिलोंग टू आर इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए भी इंटीजर होगा। और आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए को भी हमने इंटीजर दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, जिसपे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे ट्रांजिटिव को देखेंगे, आइए दिखाते हैं अगले स्लाइड पे। तो दोस्तों क्या है कि बार बार कोई ना कोई मेरा दरवाजा खटखटा दे रहा है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा
डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट में। मेरे कई दोस्त आते रहते हैं दरवाज़ा खटखटा के, कुछ ना कुछ उनको लगा रहता है कि भाई कभी यहाँ चलो, कभी वहाँ चलो। तो आज शायद एक ये भी है फेस्टिवल उगाड़ी, तो आज वहाँ प्रोग्राम है कम्युनिटी सेंटर पे, तो मैं ये खत्म करके ही अब जाने वाला हूँ। तो मैं बस ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भैया की भी एक जिंदगी है, और भैया उस जिंदगी से, उस कंफर्ट जोन से हट के तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसका फल, ये सब किसके लिए मैं कर रहा हूँ? आपके लिए। तो इसका फल आप दे सकते हो कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके। अब आप बोलोगे भैया आप इमोशनल कहानी सुना के सिंपैथी लेना चाहते हो। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो भी सोचो, लेकिन भाई कम से कम मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना आपके लिए। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए पहले ट्रांजिटिविटी में आपको समझाता हूँ। तो हम लोग कहाँ थे कि ट्रांजिटिविटी पे, ओके। तो हमें समझना था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो, और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर हो, और अगर हमने साबित कर दिया कि ए कॉमा सी भी बिलोंग टू आर है, तो हम कह पाएंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव था। व्हाट इट मीन्स, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो हम क्या कह सकते हैं? कंडीशन क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, और वो इंटीजर मैंने मान लिया k1। और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी एक इंटीजर होना चाहिए, उसको मान लिया मैंने k2। तो अगर हम किसी प्रकार से साबित कर दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस सी इक्वल टू k3 वो भी एक इंटीजर हुआ, तो हम कह देंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। वो कैच क्या है? आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। जब हम लोग सिमेट्रिक चेक कर रहे थे, तो वहां आपको a कॉमा बी बिलोंग टू आर एक अजम्पशन था, तो वहां से आपको साबित करना था कि b कॉमा ए बिलोंग टू आर है। अगर आप ये साबित कर पाए तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक था। लेकिन यहाँ दो अजम्पशन है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर पहला, और b कॉमा सी बिलोंग टू आर। उससे हमें जाना है a कॉमा सी बिलोंग टू आर पे। अगर ये हम साबित कर पाए तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव था। तो आइए, यहाँ बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, वो क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी को सोचते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो प्लस माइनस बी कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी में तोड़ के, और बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी एक इंटीजर था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी भी एक इंटीजर था, तो दो इंटीजर को जोड़ने पे एक तीसरा इंटीजर मिला। इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी भी एक इंटीजर है। तो हमने साबित कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन आपकी गलती क्या थी वो मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। हम सिर्फ प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को ही कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन डिटर्मिनेंट समेशन पे नहीं टूटता है, और यहीं पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। और मैं आपको इस पीडीएफ में एक काउंटर एग्जांपल भी ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर मैंने तीन मैट्रिक्स लिए ए बी सी, तो a माइनस बी का डिटर्मिनेंट इंटीजर होगा, और b माइनस सी का डिटर्मिनेंट भी इंटीजर होगा, लेकिन c माइनस a का डिटर्मिनेंट इंटीजर नहीं होगा। तो हमारा वो काउंटर एग्जांपल भी इस बात को साबित कर देगा कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, वो हमने देख लिया। रिफ्लेक्सिव है, वो हमने देख लिया। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर तीनों होते हैं तभी हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस था। लेकिन यहाँ पे हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है कि लेट एम बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट ये x1 x2 x3, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, और ये हमारा एम मैट्रिक्स है 3x3 का। तो x1 x2 x3 मैट्रिक्स को एम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो और हमें ये दो कंडीशन दी हुई है। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ इक्वेशन दी हुई हो, तो उसमें आप ट्राई किया कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल रिड्यूस हो सकें करने की, उससे आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। कैसे हम देखेंगे इस प्रकार से, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू माइनस x1। ये हुई हमारी पहली इक्वेशन, जिसमें अगर हमें कहीं भी x2 दिखेगा तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे माइनस x1 से। और उसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन है x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू माइनस x2। और हमने देखा कि x2 इक्वल टू माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस x1 इक्वल टू x1।
तो x3 आ गया हमारा x1। अब हमें जहां जहां x3 दिखेगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ। तो अब यहाँ हमें पूछ रहा है ये मैट्रिक्स, सपोज कीजिए ये 3x3 मैट्रिक्स है, मान लिया हमने उस मैट्रिक्स को ABCDEFGHI, ये हो गया हमारा 3x3 मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि M को अगर इस मैट्रिक्स को DEFGHI, इस मैट्रिक्स को अगर हम x1 x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप देखो, आप इससे इक्वेशन बनाओ। अगर इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप x2 को -x1 कर दो और x3 की जगह पे x1 लिख दो। तो ax1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस ax1 माइनस bx1 प्लस cx1 इक्वल टू 0। x1 कॉमन इंटू a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो a प्लस c इक्वल टू b, ये आ गई हमारी एक नई इक्वेशन। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखें, दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, इस दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, dx1 प्लस ex2 प्लस cx3 इक्वल टू 0। c नहीं, सॉरी, f। ठीक उसी तरीके से अब हम x2 की जगह लिखेंगे -x1 और x3 की जगह लिखेंगे +x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी आप x1 कॉमन निकाल लोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी d प्लस एफ इक्वल टू e। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरी इक्वेशन लिखेंगे तो वहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी g प्लस आई इक्वल टू एच। तो ये हमारे हाथ में, ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब इस 3 इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो चलिए मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो आपने देखा कि ये हमारी 3 इक्वेशन आई, इक्वेशन 1, 2 और 3। अब हमें उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर जहां भी आपको दिखे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो और इस प्रकार से इतने वेरिएबल दिख रहे हो तो आपको वहां समझ जाना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। और अगर आपने डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी को आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि आप एक काम करो, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ए और सी का समेशन है, डी और एफ आपस में जुड़े हैं, जी और आई, यानी ए और सी। तो हमें दिख रहा है कॉलम 1 का एलिमेंट कॉलम 3 के एलिमेंट से जुटने से हमें कुछ मिल रहा है। ठीक इसीलिए हमने कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म किया कॉलम 1 प्लस 3 में। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा ए प्लस सी, डी प्लस एफ, जी प्लस आई, और ये जो करते हो बी, ई, एच, सी, एफ, आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ a प्लस सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना b के साथ, उसी प्रकार से d प्लस एफ को e के साथ और इसको h के साथ। तो आप रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस सी बी, बी ई एच, बी ई एच, सी एफ आई। अब आपको पता है कि एक मैट्रिक्स जिसके 2 कॉलम या 2 रो बराबर हों उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। ये मैट्रिक्स, इसके 2 कॉलम आपको बराबर दिख रहे हैं, अगर 2 कॉलम बराबर है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मॉड m की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आप फिर देख सकते हो कि आपको फिर पूछ दिया वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आप देख पा रहे हो कि मैट्रिक्स को फंक्शन के साथ जोड़ के कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप एक पैटर्न भी पकड़ोगे लास्ट लास्ट तक जाते जाते कि ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पे ही सवाल पूछा जाता है आईआईटी में। और उनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये गिनती की जाती है इन सारे क्वेश्चन की जिनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करनी पड़ती है। और आपको पता है कि जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने, अब कैसे आप चेक करोगे कि इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन दिया है ए बी, ए बी को हम रिलेशन में तब कहेंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसमें ए बी की जगह आप ए पुट करो। जब आप ए पुट करोगे तो क्या आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। जी हाँ, तो ए इंटू ए के बराबर होता है, वो किस क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करना होता है कि ए बी अगर बिलोंग टू आर है
अगर ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, बी ए है, ये दिया रहेगा। यानी सिमेट्रिक में आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि ए बी बिलोंग टू आर है, और आपको प्रूफ करना पड़ता है कि बी ए बिलोंग टू आर होगा, तभी सिमेट्रिक कहलाएगा। तो बी ए बिलोंग टू आर होने के लिए क्या इसकी कंडीशन होगी, बी ए इक्वल टू ए बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बी की जगह ए पुट कर रहे हो और ए की जगह बी पुट कर रहे हो, तो ये आपका होल्ड करना चाहिए ना, ए की जगह बी करो, बी की जगह ए करो, ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू बी है, तो ये अब हो जाएगा बी ए इक्वल टू ए बी। तो क्या ये होल्ड करेगा? अगर ये मान लिया दिया हुआ है तो इट इज गिवन, ये आपको मानना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग टू आर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि बी ए बिलोंग टू आर है क्या। तो जी हाँ, ए बी बिलोंग टू आर है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है। तो अब हम बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, एग्जैक्टली। तो अब ए बी इक्वल टू ए बी तो होता ही है, तो ये सिमेट्रिक भी रिलेशन। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, जिसमें ट्रांजिटिव ही होता है, जिसमें थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसको आप ट्रांजिटिव में काम किया करो कि आपको अगर कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो उस काउंटर एग्जांपल के साथ आप उसे बोल सकते हो कि हाँ ट्रांजिटिव नहीं है। किस प्रकार से हम कहेंगे? ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर बी ए होगा, और बी सी बिलोंग टू आर है, इसका मतलब क्या होगा, बी सी बराबर सी बी होगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि AC बिलोंग टू अगर R हुआ, इफ AC बिलोंग टू R हुआ, देन ओनली वी कैन से। तो अगर ये R हुआ तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि AC इक्वल टू सी ए हो, तब ओनली हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो आप इसको एक काउंटर एग्जांपल के साथ कैसे कर सकते हो कि आप B की जगह पे I ले लो। जब आप B की जगह I लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इक्वल टू ए, तो ये तो हमेशा होल्ड करता है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी की जगह आई ले लिया तो सी इक्वल टू सी, ये भी ऑलवेज होल्ड करेगा। लेकिन क्या ए सी इक्वल टू सी ए ऑलवेज होल्ड करेगा? नो, नॉट ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा, ये मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी भी है। तो आपको, ये तो मैंने बी को आई लेके दिखा दिया, और काउंटर एग्जांपल आप कैसे दोगे? इस काउंटर एग्जांपल के लिए आप ए को ले लो 5 3 7 6, बी को ले लो 1 0 0 1, और सी को ले लो 9 7 8 2। ठीक। तो अब आप देखोगे कि ए बी जो है बी ए के बराबर है, इस रिलेशन से आप पाओगे कि ए बी बी ए के बराबर है, और बी सी सी बी के बराबर है, लेकिन ए सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। खत्म। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ओके, फॉर एनी नेचुरल नंबर के डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। और आपको डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी पावर के, यानी पावर बाहर आ जाती है, ये एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो अब चलिए आपको ये जो ए दिख रहा है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस जीरो प्लस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू जीरो माइनस साइन थीटा। तो आपको ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के 1 की पावर के क्या होता है 1। तो इतने इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया लेट ए बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। बहुत देर के बाद हमें कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिख रहा है, यानी ज्यादातर एग्जाम में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पे ही सवाल आते हैं। तो यहाँ आपको दिया ए बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और आपको ये इक्वेशन दी हुई है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ ए एंड ए प्लस आई आर इन्वर्टिबल। सबसे पहले आप मतलब समझो इन्वर्टिबल का। हम एक मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब कहते हैं, जब उसका इन्वर्स निकाला जा सके, और उसका इन्वर्स तब निकाला जा सकता है जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। यानी इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे ये पूरा सवाल बन सकता है, कैसे हम देखेंगे।
हमें बताना है ए और ए प्लस आई पूछ रहा है, सारे ऑप्शन में पूछ रहा है ए और ए प्लस आई इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। यानी हमें दिखाना है कि अगर हम किसी प्रकार से कह पाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, या नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें बस ये बताना है कि ए और ए प्लस आई इन्वर्टिबल हैं या नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर इन्वर्टिबल हैं इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर ए प्लस आई इन्वर्टिबल है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस आई हम कैसे लाएंगे। अब आप इस इक्वेशन को बहुत गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस ए 0 1 1 0 इक्वल टू 0 0 0 0। क्या आपको यहाँ दिख रहा है ए कॉमन लेने के बाद ए प्लस आई आ गया हमारे पास, ए और ए प्लस आई जिसपे हमें कमेंट करना है, और आप इस वाली मैट्रिक्स को उस साइड भेज के इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 -1 -1 0। अब आप क्या करो, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ए इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटू -1 इंटू -1 इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई -1। अब आपको एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, क्या वो प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम यानी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ स्प्लिट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू -1। तो आप देखो कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन -1 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई क्वांटिटी जीरो ना हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में एक भी जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट तो जीरो आ जाएगा, और लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो। इसका मतलब कि कोई एक को, दोनों को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी इन्वर्टिबल है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई भी इन्वर्टिबल है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको फिर इस क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े, यानी जब बड़े बड़े वेरिएबल दिखें और आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी हो, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ प्रॉपर्टी लगने वाली है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है, लेट इफ थ्री रियल नंबर ए बी सी आर इन एपी, तो ए बी सी हमारे एपी में है। तो अगर तीन रियल नंबर एपी में होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बी माइनस ए इजल टू सी माइनस बी, जो कि कॉमन डिफरेंस के बराबर होते हैं। ठीक, कॉमन डिफरेंस समझ जाना आप लोग। तो ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, एपी की, जिसे हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी, वो यहीं से आती है। तो अब आप इसमें देखो, ये आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको, आप देख पा रहे होगे कि अगर हम कॉलम वन को कॉलम 1 - 2 करें और कॉलम टू को कॉलम 2 - 3 करें, तो आपको क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा। आप देखो यहाँ, अगर हम कॉलम वन को कॉलम वन माइनस कॉलम टू करते हैं तो आपको मिलेगा -1 ए माइनस बी, और कॉलम टू को कॉलम 2 - 3 कर रहे हैं तो -1 बी माइनस सी, और आपको लास्ट वाला कॉलम सेम टू सेम रहेगा। तो अब आप यहाँ देखो, आप कुछ देख पा रहे हो, ये -1 ये -1 ये -1 ये -1, और ये a माइनस बी बी माइनस सी, हमारा था ना b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। तो यानी हमारी ये वाली क्वांटिटी भी बराबर है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर एक डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इतना बड़ा सिर्फ देखने में लग रहा था, लेकिन आपने प्रॉपर्टी का यूज किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन है, इसको देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा कि पावर इतनी बड़ी बड़ी है, और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक है। एज अ फर्स्ट टाइम शिक्षक के तौर पे मुझे भी इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करूंगा, आप देखो आपको वैल्यू क्या पूछी है, 1 - a + a² टिल a⁻2020। तो जब भी ऐसा होता है तो दो चीजें होती है, या तो ये इक्वेशन किसी ना किसी फॉर्मूले से रिलेट कर रही होती है, या तो ये इक्वेशन एक पैटर्न को जाके रुक जाएगी, यानी आप कभी भी a⁻2020 नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कि आपको कहीं पे ए का पैटर्न दिख जाएगा कि ए आपका
किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक यहाँ भी अगर n ऑड होता है तो ये फॉर्मूला बढ़ के ये हो जाता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस b इंटू a टू द पावर n माइनस वन माइनस a टू द पावर n माइनस टू इंटू b डैश 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 b टू द पावर n। तो अब आप एक काम करो, a को ले लो i, b को ले लो a और n को ले लो 2021। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट करो तो आप क्या पाओगे, i प्लस ए टू द पावर 2021 इज इक्वल टू i प्लस ए इंटू, और इसके अंदर जो वैल्यू आप पाओगे ये इसके बराबर होगी। और इसको मैं एक समय के लिए बोल देता हूँ ये है m। तो इसके अंदर जो आएगा मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग में i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर टिल ए टू द पावर 2020। इसको मैंने मान लिया m, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ m के साथ। ए आई प्लस ए टू द पावर 2021 इक्वल टू आई प्लस ए इंटू एम। अब m इक्वल टू आई प्लस ए टू द पावर 2021 इक्वल टू डिवाइडेड बाई आई प्लस ए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड मत करो, आप एक काम कर सकते हो, पहले डिटर्मिनेंट ले लो, मॉड आई प्लस ए टू द पावर 2021 इक्वल टू मॉड आई प्लस ए इंटू मॉड एम। और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, मॉड ए इंटू बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बता रखा है। तो अब हम निकालेंगे मॉड एम इक्वल टू मॉड आई प्लस ए टू द पावर 2021 डिवाइडेड बाई मॉड आई प्लस ए। अब हमारा हुआ आधा काम, यानी अब हम पहुंच गए इस m के डिटर्मिनेंट पे कि m का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें i प्लस ए टू द पावर 2021 का डिटर्मिनेंट को i प्लस ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि ये जो a दिया हुआ है ये आपको कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक सबसे अच्छी बात ये होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ए का ये जो ए दिया है आपको, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इट मींस 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी। और अब मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूँ कि आई प्लस ए भी अपर ट्रायंगुलर रहेगा और आई प्लस ए टू द पावर 2021 भी अपर ट्रायंगुलर रहेगा। और अगर ये अपर ट्रायंगुलर हैं तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी, जो कि हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो देखो किस प्रकार से। तो अब मैं अप्रोच कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को पावर तक ले जाने की, क्योंकि हमें चाहिए आई प्लस ए टू द पावर 2021। उसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, ए क्यू निकाल के आप पैटर्न एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद आई प्लस ए टू द पावर 2021 के डिटर्मिनेंट पे आप कमेंट कर पाएंगे। तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे, ए स्क्वायर 1 a 0 0 1 b 0 0 1, इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। और तो मैंने निकाल रखा है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि समय की बर्बादी करना सही नहीं रहेगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 2 a b 0 1 2 b 0 0 c 0 0 c। अब अगर आपको ए क्यू निकालना है तो आप यहाँ कुछ देख पा रहे हो, ए स्क्वायर में आपने देखा कि ये तीनों टर्म अब भी जीरो है। अब ए क्यू में आते हैं, ए क्यू पे क्या है कि ए क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारा आ गया 1 2 a a b 0 1 2 b 0 0 c इंटू 1 a 0 0 1 b 0 0 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू मैंने निकाल रखी है। इसकी वैल्यू आएगी 1 3 a 0 1 3 b
001 001। ये आई हमारी ए क्यू की वैल्यू। इसमें भी आप देख सकते हो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर आपसे अभी कोई कह दे कि आई प्लस ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करोगे? आई क्या है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 प्लस ए की वैल्यू क्या है? 1 A 0 0 1 B 0 0 1। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 1 1 2 2 2 0 0 0 A 0 B। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि इसके नीचे डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके प्रोडक्ट के बराबर होती है डायगोनल एलिमेंट के, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 = 8। अब आप बोलोगे भैया आपने ये प्रॉपर्टी याद की है क्या? नहीं भाई, तुम इस प्रॉपर्टी को ऐसे प्रूव भी कर सकते हो कि आप इस कॉलम के अक्रॉस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी? इस जीरो के लिए जीरो, इस जीरो के लिए जीरो। अब इस टू के लिए 2 × 2 × 2 - B × 0, तो 2 × 2 × 2 = 8। तो ऐसे भी आ गई। तो आपने देखा मॉड आई प्लस ए की वैल्यू क्या आई? 8। अब चलते हैं मॉड आई प्लस A⁻2021 पे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आपने जब ए क्यू की वैल्यू निकाली, तो ये भी इन एलिमेंट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां से यहां तक में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फर्क पड़ा इस डायगोनल के ऊपर आने वाले एलिमेंट में फर्क पड़ा। और हमें प्रोडक्ट की जब मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और ये अपर ट्रायंगुलर है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि डायगोनल के ऊपर क्या है, डायगोनल के नीचे बस जीरो होना चाहिए। तो जब आई प्लस A⁻2021 करोगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 2 × 2 × 2 = 8। और आपको मॉड एम की वैल्यू क्या थी? 8/8 = 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अभी इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक स्लाइड और लेके ये वाली चीज बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आई प्लस A⁻2021 के डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आई। तो इसको मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। मैंने स्लाइड कम लिया था, तो मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ। तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि जिस प्रकार से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ए क्यू की मैट्रिक्स निकाली कि ए क्यू क्या आएगा, आप सब में देख सकते हो कि इनमें एक प्रॉपर्टी क्या है कि दे ऑल आर अपर ट्रायंगुलर। और ठीक इसी तरीके से अगर आप A⁻2021 निकालोगे, तो वो भी अपर ट्रायंगुलर आएगा, और उसकी भी वैल्यूज होगी 0 0 0। अब इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट वेरी करेंगे। आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट वेरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये अपर ट्रायंगुलर कह रहा है, और इसके ऊपर की वैल्यू वेरी करेगी। लेकिन हमें उससे मतलब है ही नहीं। अब आप आई प्लस A⁻2021 करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 2 2 0 0 0। और ऊपर जो भी आए हमें उससे मतलब है नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। इतना बार हम बोल दिए कि हमको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा बार बोल दिए, तो आप भी सोचिएगा, क्योंकि पहली पहली बार मैं कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मुझे लगता है इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब निकालेंगे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू आई प्लस A⁻2021। तो क्या आई? 2 × 2 × 2 = 8 आ गई। और मॉडेम की वैल्यू क्या थी? आई प्लस A⁻2021 बाई मॉड आई प्लस ए। तो 8/8 = 1। यहाँ मैं जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी समझ लो। ये तो बोलोगे भैया 0 0 0 लिख दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको द नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, जिसमें कि आपको जो एंट्रीज दी हुई है वो सिर्फ आपको इन नंबर का यूज करके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं वो आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैथमेटिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। और फिर आपकी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो ये बी, तो ये -B, ये सी,
तो ये -c। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, ए बी सी, -a -b -c। तो आप देखो कि आपको इसके लिए अलग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो वैल्यू ये ए होगी, अगर ए मान लिया मैंने 1 लिया तो ये -1, बी 1 लिया तो बी -1, और सी 1 लिया तो ये -1। इसी प्रकार से अगर मैंने ये 2 लिया तो ये -2, ये 3 लिया तो ये -3, ये 4 लिया तो 4 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपको दिया हुआ नहीं कि आप बस -3 से 3 तक ले सकते हो। तो मान लिया मैंने यहाँ 0 लिया तो यहाँ 0। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन काउंटिंग ए बी सी की करनी है। और अगर आप ए बी सी की काउंटिंग करने जाओगे तो आप देखो ए के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑप्शन ए के पास है। बी के पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन बी के पास है। और ठीक उसी प्रकार से 7 ऑप्शन सी के पास है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 7 to the power 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि k की वैल्यू दी हुई है, j की वैल्यू दी हुई है। k ये है, j ये है, फॉर सम y1 y2 y3 y4 बिलोंग टू r, सपोज k इक्वल टू j। तो k इज इक्वल टू j, और k क्या दिया हुआ है, k है c1 नहीं x1 x2 x3 x4, j है c1 c2 c3 c4। मैं एक टाइम के लिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से, और इसको कैपिटल कैपिटल एक्स से, और कैपिटल सी से, और इसको कैपिटल वाई से, और इसको कैपिटल ओ से। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आपको दिया हुआ है k इज इक्वल टू जे, यानी x इज इक्वल टू सी। और यहाँ आपको दिया है a कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ आपको दिया है इक्वेशन 2 से कि ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में दिया है कैपिटल C इज इक्वल टू A इंटू वाई। ये हुआ इक्वेशन 2। और हम जान रहे हैं कि x इज इक्वल टू सी है। पहले आप यहाँ x इज इक्वल टू सी रखो, तो a इंटू सी इज इक्वल टू 0। और अब आप c की जगह ए वाई रखो, a इंटू ए वाई इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जब ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 है फॉर सम y1 y2 y3 y4 बिलोंग टू r, इसका मतलब है कि y की आप कोई भी वैल्यू डालते हो तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते थे a इंटू एक्स इक्वल टू 0 पे हम ये नहीं कह सकते थे कि a 0 होगा ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन से आपको दो बिना नल मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स जीरो वेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मल्टीप्लीकेशन से आप नल मैट्रिक्स पाते हो। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते सिर्फ ये वाली इक्वेशन को देख के कि a की वैल्यू 0 होगी। लेकिन हाँ, हम इससे जरूर कह सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये हर y को चेंज कर दे रहा है और उसको नल मैट्रिक्स में बदल दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सही होगा a। अब देखिए ये एक और बहुत बेहद आसान सवाल जिसको आप आराम से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 दी है। तो आपका सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप इसके अक्रॉस आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 5x - 3y, फिर 0 0 इज इक्वल टू कितना दिया है, -5। तो 5x - 3y इज इक्वल टू -5। और हमें कमेंट करना है देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ y पे। जब पॉसिबल वैल्यू ऑफ y पे कमेंट करना है तो y को आप देख लो क्या होगा, y इज इक्वल टू -5 -5x/-3। तो आप 5 × x+1/3, तो ये y की वैल्यू हो सकती है। अब ये पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हम क्या ले सकते हैं y को। तो आप एक बार क्या करो कि y को 10 लेकर देखो। जब ऑप्शन ए मैंने पुट किया y को 10 लेकर देखा, 10 इज इक्वल टू 5 × x+1/3। तो x+1 = 30/5, x+1 = 30/5 = 6, x = 5। जब y को 10 लिया तो x की वैल्यू 5 आई। और वहीं आप अगर y को 6 लोगे, 6 = 5 × x+1/3,
और 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 18, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 18/5। तो आप ये देख सकते हो कि ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, और हमने क्या बोला कि विथ इंटीजर इंट्रीज, लेकिन हमारी वैल्यू एक्स की क्या आ रही है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन ए जो कि सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए एक्स भी इंटीजर है और वाई भी इंटीजर है, और बाकी ऑप्शन को अगर आप पुट करोगे इसी इक्वेशन में तो आप पाओगे कि सेम वाई के लिए आपको अलग अलग एक्स आएंगे। इट मीन्स कि वो एक्स इंटीजर नहीं आएंगे, वो एक्स फ्रैक्शन आएंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अपना, तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का कम और मुझे काउंटिंग का ज़्यादा लगता है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ज़्यादा लगता है। तो मैं इस क्वेश्चन को कवर करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काउंटिंग पे इन पे ज़्यादा पीएनसी ही लगती है। और आप जानते हो सबसे टफ जो चैप्टर मुझे लगता है ये पीएनसी और प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद ही मुझे कोई चैप्टर टफ लगता है, तो इसको मैं वहाँ कवर करूंगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स। एक बात बताओ, हम लोग जब से सॉल्व कर रहे हैं तो आपने कितनी बार ये देख लिया हुआ लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स? लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विच हैज डिटर्मिनेंट माइन डिटर्मिनेंट 3। लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गई। एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4i इक्वल टू 0। ये भी लिख लो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4i इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2i। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हमें a माइनस 2i पे कमेंट करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है आप उसी को a माइनस 2i के टर्म में तोड़ो। किस प्रकार से तोड़ोगे वो देखो कैसे तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर आप स्क्वायर करके देखो, -4a प्लस 4i माइनस 3a इज इक्वल टू 0। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल। 7a को मैंने स्प्लिट किया 4a और 3a में, अब ये क्या हो गया, a माइनस 2i का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3a हो गया। और दोनों तरफ अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। और आप, मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट होता है और वो बाहर आ रहा होता है तो वो उसके ऑर्डर के पावर के साथ बाहर आता है। इट मींस a माइनस 2i का स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर 3, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3। 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 के पावर 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या दिया हुआ है, इंटू 3, 3 टू द पावर 4। और आप ये भी जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के होता है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। तो अब देखो मोड ए माइनस 2i इक्वल टू 3 के पावर 4 अंडर रूट इक्वल टू 3 स्क्वायर। आंसर 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दोस्तों इसी के साथ हमने पूरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिया है। कितना 45 मिनट का वीडियो है, मेहनत लगी है। आप कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। और अब मैंने जब बोल दिया कि मैंने ठान लिया है करने का, तो मैं करूँगा। और आप भी अगर डेडिकेटेड हो तो आप कमेंट में लिखना कि डे 1 आपका कंप्लीट हो गया, अब फिर अगले दिन लिखना डे 2 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम लोग मिल के, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आइजर भोपाल में, सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, बीटेक करने की आशा के साथ यहाँ नहीं, बीएस इंजीनियरिंग करने आया था, लेकिन किस्मत में बीटेक दिलाने को किस्मत राजी हो गई है, शायद किस्मत में लिखा था। तो चलिए, मैंने किसी तरीके से कंप्लीट किया। बहुत मेहनत लगी, आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको कभी बयान करूंगा कि यहाँ कितनी मेहनत लगती है एक स्टूडेंट होने के साथ, और थोड़ा चंचल होने के साथ, कई लोगों के झुंड में रहने के साथ समय निकाल के वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होती है रूम बंद करने के बाद, कि रूम में कोई आए ना। अभी बीच में कितनी बार लोग आके खटखटाए, मैंने वीडियो बंद किया, उनको दरवाजा खोला, फिर वो चले गए, फिर शूट किया। तो बार बार स्लाइड के लिए, अलग अलग स्लाइड के लिए बार बार मुझे रीटेक लेना पड़ता था। तो चलिए, ये सब कहानी तो मैं अगली बार बतियाऊंगा। नई नई वीडियो में कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी। कोई मोटिवेशनल बाबा तो हो नहीं। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।
और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।